आज जब हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उनके बैग में पानी की बोतल रखना हम नहीं भूलते। और यदि भूले से भूल भी जाएं तो बच्चे की प्यास को लेकर हमारे जहन में सवाल दौड़ने लगते हैं। जबकि आज के माहौल में तमाम तरह की सुविधाएं हैं स्कूल में बच्चों के पानी पीने के लिए, फिर भी सवाल दौड़ने लगते हैं। ऐसे में आप उस सच को महसूस कीजिए जिस सच का सामना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। स्कूल में पानी होते हुए भी दलित होने के कारण वे मटका छू नहीं सकते थे। स्कूल में बच्चों के होते हुए भी उनके साथ मिलकर बैठकर पढ़ाई वे कर नहीं सकते थे। सचमुच आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पानी के होते हुए भी वे प्यासे रहे और स्कूल में बच्चों के होते हुए भी वे अकेले रहे। उनकी आत्मकथा है मैं कैसे बना। इस आत्मकथा में वे बराबर इस बात का जिक्र करते हैं। वे लिखते हैं कि एक स्वर्ण जाति का व्यक्ति मुझे दूर से ही पानी पिलाया करता था और जब वो छुट्टी पर होते तो उस दिन मैं प्यासा रहता पूरा दिन स्कूल में। ये बात मैं उसी देश की कर रहा हूँ जिस देश के बारे में आप और हम गीत गुनगुनाते रहे हैं कि होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। होठों का सच ये है कि पानी होते हुए भी डॉक्टर अंबेडकर प्यासे रहे। प्यासे इसलिए रहे कि हमारे दिलों में जाति व्यवस्था की मैल रही, सफाई नहीं रही। ऐसे में गंगा के क्या मायने रह जाते हैं। उस गंगा के जिसकी अविरल धारा के बहते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूरा पूरा दिन प्यासे रहे। मैं नहीं चाहता कि उस गंगा में मेरा अस्थि विसर्जन हो। मेरे प्रतीक और भावों को समझें। सवाल गंगा का नहीं है, सवाल दिलों में जम चुकी जाति व्यवस्था की मैल का है। जिस तरह का व्यवहार, अमानवीय व्यवहार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ स्कूली दिनों में हुआ, वो ठीक वैसे ही था जैसे फूलों पर बिजलियों का प्रहार। लेकिन फूल किसी भी कीमत पर महकना नहीं छोड़ते और डॉक्टर अंबेडकर ने भी महकना नहीं छोड़ा। वे तो इस हद तक महके कि उनके लिखे हुए संविधान की महक से आज भारत महक रहा है, आधुनिक भारत। इतना ही नहीं, डॉक्टर अंबेडकर ने देश हित में अकेले जो काम कर दिखाया वे देश के तमाम नेता मिलकर भी कर नहीं पाए। मैं बात कर रहा हूँ महिला मुक्ति मार्ग की। डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि महिलाएं भी शिक्षित हों, पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें, आसमान को छुएं, खुली हवा में सांस लें। इसके लिए सिविल कोड बिल यानी हिंदू कोड बिल के जरिए उन्होंने प्रावधान रखा। आज जिस तरह से महिलाएं पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, ये श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही जाता है। सच तो ये है, यदि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न होते तो महिलाएं चोले चौके तक सिमट कर रह जाती। सचमुच ये बड़ी देन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। मैं तो कहता हूँ कि महिलाओं को चाहिए कि मंदिर में जाने से पहले डॉक्टर अंबेडकर के चरणों में दीप प्रज्वलित करें, क्योंकि उनके जीवन में जो उजाला है उसके पीछे की लड़ाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लड़ी है। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग की स्थापना से लेकर वित्त आयोग की स्थापना के पीछे भी डॉक्टर अंबेडकर की मुख्य विचारधारा रही। वित्त आयोग के तहत हमें आरबीआई मिली, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके नोटों पर महात्मा गांधी छपते हैं। छपे तो अंबेडकर भी, लेकिन छपने का अपना अपना इतिहास रहा है। इतिहास ये भी रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी की विचारधारा सर्वथा भिन्न रही। गांधी जाति व्यवस्था अथवा वर्ण व्यवस्था के घोर समर्थक रहे। वे इस मामले में पक्के रूढ़िवादी थे। भारत से ज़्यादा उनके लिए हिंदू धर्म था, वैष्णव परंपरा थी। वे अपनी पुस्तक हिंदू धर्म में साफ साफ लिखते हैं कि वर्ण व्यवस्था उतनी ही नैसर्गिक और प्राकृतिक है जितना न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर बराबर कहते रहे कि मैं उस धर्म के पक्ष में कतई नहीं हूँ जिसके लोग
अपने ही लोगों को छोटा समझते हों। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर बराबर वकालत करते रहे कि यदि अपना हित और देश के हित में से मुझे किसी एक को चुनना हो तो मैं देश के हित को चुनूंगा, लेकिन यदि देश हित और दलित हित में से मुझे एक को चुनना हो तो मैं दलित हित को चुनूंगा। डॉक्टर अंबेडकर को समझिए, उनके फैसलों को समझिए, उनके चिंतन को समझिए। 1920 और 30 का वह दौर आप समझ लीजिए जब पीसीएस के तौर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बड़ौदा गए। उन्हें मकान की तलाश थी, तलाश करते रहे, भटकते रहे। हर कोई उनसे जाति पूछता और उनके लिए दरवाजे बंद कर देता, लेकिन इत्तेफाक से उन्हें मकान मिल गया। मकान मालिक ने उनसे जाति नहीं पूछी। चूँकि उनसे जाति नहीं पूछी गई इसलिए उन्होंने जाति बताई भी नहीं और वे मकान में रहने लगे। लेकिन एक दिन उन्हें भीड़ का शोर सुनाई पड़ा। खिड़की से उन्होंने देखा तो भीड़ की शक्ल में लोग अपने अपने हाथों में डंडे, भाले और दूसरे घरेलू हथियार लिए उनके कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। वे समझ गए अपने साथियों की मदद से वे किसी तरह यहाँ से बच निकले। सचमुच ये काली कहानी है, कड़वी कहानी है, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने देखा ही नहीं, बराबर झेला भी। डॉक्टर अंबेडकर अमेरिका हो या फिर इंग्लैंड, ऐसे विश्वविद्यालयों में पीएचडी की और टॉपर रहे। वे चाहते तो शानदार जिंदगी शिक्षक के तौर पे जी सकते थे, क्योंकि विदेशों से उन्हें ऑफर थी, लेकिन उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना, इसलिए उनका कद बढ़ा है। वे शिखर पर पहुँचे, बावजूद इसके वे अपने समाज से जुड़े रहे, इसलिए उनका सम्मान और अधिक ज़्यादा बढ़ जाता है। सचमुच जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आधुनिक भारत की नींव रखी, उसी तरह से दलितों की तस्वीर भी उन्होंने बदल दी संविधान लिखकर। इसीलिए उन्हें मसीहा कहा जाता है। 34 साल के बाद, यानी कि उनकी मौत के बाद, उन्हें भारत रत्न मिला, जो कि उनके व्यक्तित्व की प्रतिछाया के रूप में पहले से ही परिभाषित हो चुका था। सच तो ये है कि आज देश के तमाम महापुरुष जातियों में बंट चुके हैं। हमने उन्हें समझा ही नहीं, उनके जीवन दर्शन को हमने समझा ही नहीं। हम चलते रहे लेकिन हमें चलना नहीं आया, हम देखते रहे लेकिन हमें देखना नहीं आया। हमारे सपने भी अधूरे रहे और चलना भी अधूरा रहा। ये देश और इस देश की विडंबना देखिए कि आज हम जातियों में बंटकर जयंतियाँ मना रहे हैं महापुरुषों की, जबकि उनके जीवन दर्शन से हम कोसों दूर हैं। सचमुच जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, वैसे वैसे जाति व्यवस्था के पैमाने पर छोटे हो रहे हैं। है ना, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। मुकेश सोढ़ी के सारांश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।